दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और देखिए मेंस का पेपर हो चुका है एमपीपीएससी 2020 का। और ये मेंस का पेपर जो हुआ वो कैसा पेपर आया अपन आइए उसकी बात करते हैं। कुछ आंसर्स भी लोगों को नहीं पता है कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आइए अपन वह भी डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था हिस्ट्री के अंदर, पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ये उठ रहा होगा सर पेपर इजी था कि टफ था। तो देखिए पेपर ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था, है ना। और आपको बता दूं कि कुछ 3 मार्कर हमेशा हर पेपर में ऐसे आते हैं जो एकदम बाउंसर जाते हैं बच्चों के। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि कोट दिजी ये क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक ये ध्यान रखिएगा इंडस वैली की साइट है, हड़प्पा सभ्यता की एक क्या है जगह है। कहां पे है ये, खैरपुर नामक स्थान है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे है, सिंध नदी के किनारे है। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्रोत सूत्र क्या है। देखिए स्रोत सूत्र बच्चों से जो मेरी बात हुई है अभी 4 6 10 बच्चों से मेरी जो बात हुई उसके अकॉर्डिंग एक चीज निकल के आई, सर स्रोत सूत्र की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। और होता क्या है, इतने उपनिषद हैं, इतने सारे आपके पास नए नए, या एक तरीके से हम कह रहे हैं वैदिक कर्म कांडों के ग्रंथ हैं कि सारे याद रख पाना मुश्किल होता है ना। तो स्रोत सूत्र एक वैदिक ग्रंथ है जिसमें कर्म कांडों का विवरण है। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्रोत सूत्र क्या है, एक जो है वैदिक कर्म कांडों का कल्प विधानों का क्या है, एक समूह है या एक ग्रंथ है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि ऋग्वैदिक काल के बाद धीरे धीरे कर्म कांडों की संख्या हमारे यहां बढ़ने लगी थी। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं, यहां पे आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन है अमित्र घात, है ना। अमित्र घात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसको बोलते हैं अपन, बिंदुसार को बोलते थे अमित्र घात, है ना। ये आपको पता होगा और आपने मौर्यकालीन इतिहास पढ़ा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए बात क्या है, अमित्र घात के अलावा सर 3 मार्कर में आ गया तो पूरा पूरा क्या लिखेंगे, है ना। तो भैया सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि अमित्र घात कहते किसे हैं, है ना। तो आप सबसे पहले लिखिए कि अमित्र घात किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आप ये बताइए कि अमित्र घात का अर्थ क्या होता है। तो भैया अमित्र घात का जो अर्थ होता है वो होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। क्लियर हो गई बात। और बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं और बात करते हैं देवल की। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देवल का है। और देवल क्या था आप लोगों को शायद याद हो, नहीं याद हो मुझे नहीं पता, पर ये प्राचीन भारतीय बंदरगाह है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में कराची के आसपास स्थित है और इसका कई जगह उल्लेख होता है हमारे इतिहास में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है और सिंध के राजा उम्मयाद खिलाफ, इन दोनों के बीच यहाँ युद्ध भी हुआ था देवल में। और अभी आपको एक बात और बता देता हूं, ये देवल जगह कहां पे चर्चा में आई थी, याद करिए। प्री के एग्जामिनेशन के अंदर 2020 के चचनामा आया था, है ना। और चचनामा में भी देवल का उल्लेख है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्री और मेंस के क्वेश्चन का कनेक्शन भी होता है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। देखिए क्या है कि हमें अपने पुराने पेपर और नए पेपर और जो आने वाला पेपर है, आने वाला पेपर से मेरा तात्पर्य है कि भैया जो आपका प्री का पेपर आएगा उसमें भी आपसे हो सकता है इसी से एक क्वेश्चन पूछ ले। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एमपीपीएससी ने मेंस के अंदर पूछा था कि वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां है 19 के मेंस के अंदर, और 20 के प्री में एज इट इज यही क्वेश्चन था। तो मेंस का पेपर हमें पूरा देख लेना चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दीवाने इंसा। ये क्या है भैया दीवाने इंसा। तो भैया ध्यान रखिएगा सल्तनत काल में एक मुमालिक विभाग के अंतर्गत आता था जो पत्र व्यवहार के रूप में काम किया जाता था। और ये फिरोज शाह तुगलक के समय ज्यादा जो है चर्चा में था, कौन सा, दीवाने इंसा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं और अगला क्वेश्चन था अपना ताराबाई।
क्या क्वेश्चन था अपना? ताराबाई। और अगर आपने मराठा अच्छे से पढ़ा है तो ताराबाई को जरूर अच्छे से पढ़ा होगा। मराठा प्रशासन आपने पढ़ा है तो ताराबाई को जरूर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े होना चाहिए। क्यों भैया? ध्यान रखिएगा, जो ताराबाई थी ये कौन थी? मराठा एम्पायर की क्वीन थी। आपको पता होगा राजा राम भोसले, है ना, उनसे रिलेटेड थी ये, है ना। किसकी? राजा राम छत्रपति जी, है ना, इनकी क्या थी? वाइफ थी। आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने एक युद्ध भी लड़ा था, आप लोगों को याद हो तो, है ना। ठीक है, जब वो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? साहू जी के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? रावी नदी की जो तट है ना, वहीं पे युद्ध लड़ा था। ठीक है, क्लियर? आपको पता होना चाहिए ताराबाई जी के बारे में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। आहोम विद्रोह। देखिए, जनजातियों की बहुत ज्यादा चर्चा चलती है और सिलेबस में साफ साफ भी लिखा है कि जनजातीय आंदोलन। तो आहोम विद्रोह आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत फेमस विद्रोह था, है ना। और आहोम विद्रोह जो हुआ 1824 के आसपास में हुआ था, है ना। 1824 इसका एग्जैक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो लड़ा गया था। और कभी कभी पे ध्यान रखिएगा असम माना जाता है उस समय, तत्कालिक उस समय का जो प्लेस था वो आसोम बोला जाता है, वहां पे हुआ था, है ना। और भैया ध्यान रखिएगा, यहां पे आहोम विद्रोह के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आहोम विद्रोह के नेता कौन थे, है ना। तो आपसे देखिए, पहले आपको एक बात बता देता हूं, 2-3 चीजें। गोमधर कुंवर का नाम याद रखिएगा, पहला नाम तो ये है नेताओं के रूप में आहोम विद्रोह के अंदर। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नेपाल युद्ध आता है, आंग्ल वर्मा युद्ध, नेपाल गलती से बोल दिया, आंग्ल वर्मा युद्ध आता है, वो आहोम विद्रोह के प्रभाव से ही आता है। क्लियर हो गई बात, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं मोपला विद्रोह। देखिए, मोपला विद्रोह को 100 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, है ना। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि गांधी जी द्वारा शुरू में समर्थित था, बाद में गांधी जी ने इसको, जब ये हिंसक होने लगा तो अपना नाम इससे वापस ले लिया था, है ना। और इसी विद्रोह से एक जुड़ी हुई चीज है, आप लोगों ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, वैगन ट्रेजेडी। हो सकता है यहाँ पे वैगन ट्रेजेडी लिखा होता और आपको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है। तो वैगन ट्रेजेडी आपको पता होनी चाहिए। 67 लोगों की डेथ हो गई थी ट्रेन के डिब्बे के अंदर, है ना। और देखिए, ये चीजें छोटी छोटी हैं। 100 ईयर पूरा हुआ, किसके 150 ईयर पूरे हुए, किसके 100 साल पूरे हुए, किसके 50 साल पूरे हुए, आपको पता होना चाहिए। लाला हरदयाल बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे लाला हरदयाल। ये आपको पता होगा 1920 में बनी थी, है ना, इसलिए ये पूछ लिया गया। अब भील रिवेलियन के बारे में आपको पता ही होगा। भील विद्रोह के बारे में हर किसी को पता होता है ना। अगली बात करते हैं। अब इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ाई स्ट्रॉन्ग करिए। ग्यारसपुर पे अपन आते हैं। ग्यारसपुर आपको पता है एक इंसेंट वैली साइट है, ग्यारसपुर विदिशा में है ये, आपको पता होगा। ग्यारसपुर एक तहसील भी, एक क्षेत्र भी है वहां पे, कहां पे? विदिशा में। और आपको ये भी पता होगा कि एमपी एग्जैक्टली बोला है कि वो हम सारी चीजें पूरे पूछेंगे आपसे। तो आपसे ग्यारसपुर पूछ लिया तो कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी ग्वालियर लगा के मत आना, ग्यारसपुर कुछ किताबों में जरूर लिखा है ग्वालियर, पर ग्यारसपुर जहां कहाँ है मैंने आपको बता दिया, एक इंसेंट वैली साइट है और ये कहां पे है? विदिशा में है। अगली बात आ जाते हैं रघुनाथ साह जी, बहुत ज्यादा चर्चा में थे। शंकर साह और रघुनाथ साह, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ते आ रहे हैं मैंने उनको बता रखा था कि रघुनाथ साह और शंकर साह में से एक क्वेश्चन जरूर आना है 100%। और वही चीज हुई 1857 के बहुत बड़े हमारे क्रांतिकारी रघुनाथ साह जी। अगला नाम आता है मल्हार राव होलकर। अब मल्हार राव होलकर कितने फेमस व्यक्ति हैं, जितने लोग आप लोग यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इंदौर में, उनको तो पता ही होना चाहिए कि मल्हार राव होलकर कौन थे, है ना। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा होलकर एम्पायर है ना, उसके सरदार थे ये शुरू में, और उसके बाद होलकर डायनेस्टी को स्टेब्लिश करने वाले में से एक थे। कौन? ध्यान रखिएगा, कौन? हमारे मल्हार राव होलकर। और इन्होंने 3rd बैटल ऑफ पानीपत, ध्यान रखिएगा, है ना, उसमें भी पार्टिसिपेट
किया था, है ना। चलिए, ये बात आपको पता होगी। फिर ये भैया यहाँ पे होलकर वंश की स्थापना हो गई, है ना। चलिए, फिर बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह के बारे में आप लोगों को पता होगा, 1842 बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है बुंदेला विद्रोह, है ना। पूरी जानकारी होगी आपको। हीरापुर के राजा हृदय शाह से लेके और सारे राजा आपको याद होंगे। बुंदेला विद्रोह 1842 असफल हो गया था। अवंती बाई के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे को लगता है पढ़ने की बहुत अच्छी आवश्यकता है। और आप जनजातीय व्यक्तित्व देखेंगे तो मैंने अवंती बाई को भी पढ़ा रखा है, रघुनाथ शाह को पढ़ा रखा है, वीडियो नीचे ही डले हैं। दूसरी बात ये है, क्लियर। और बुंदेला विद्रोह आपको पता होना चाहिए, एक हेडिंग ही है बुंदेला विद्रोह की, तो है ना। चलिए आगे बात करें, है ना। अब ये आते हैं बाला बल संस्कृति। ये आप लोगों को हो सकता है अभी तक ना मिली हो, तो ये मैं बता देता हूं, राजस्थान की संस्कृति है ये। और आपको ये भी बता देता हूं, मालवा संस्कृति के कंटेम्परेरी थी, ठीक है, समकालीन थी, इसलिए पूछा गया है। मालवा संस्कृति कह लीजिए, कायथा संस्कृति कह लीजिए, जारेवा संस्कृति और बालाथल संस्कृति, ठीक, बालाथल संस्कृति, ये सब एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं। और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखे। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में निबंध नहीं आता, है ना। अब ये हमसे निबंध पूछ रहे हैं, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते, बात खत्म। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कर लीजिए, ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। भारत में परंपरागत कुटीर उद्योग के पतन के कारण, आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन यहाँ हिस्ट्री में पूछ लिया है ना। ये होश में नहीं रहते जब पेपर बनाते हैं। अगली बात है, भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है उन्होंने, कोई बात नहीं, पर अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। अगली बात करते हैं, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन का मॉडल आंसर चाहिए हो तो वो भी बताइएगा। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में लिखिए, ये हेडिंग ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मध्य प्रदेश बना, है ना, उसका गठन हुआ, पर छत्तीसगढ़ से कैसे अलग हुआ, यहां तक की कहानी आ जाएगी इसमें। फिर झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश आप पढ़ रहे हैं तो 1923 पढ़ा ही होगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानीय त्योहार आपको सारे बताने हैं, आप गणगौर भी बताइए, है ना। आप हमारे यहाँ का जितने भी त्योहार होते हैं सारे बताइए, स्थानीय त्योहार जितने होते हैं सारे यहाँ पे विवरण देना है। स्थानीय त्योहारों की बात हो रही है। मालवा का अगर बहुत अच्छा लिखना है तो मालवा के अलग कर दीजिए, निमाड़ के अलग कर दीजिए, बुंदेलखंड के अलग कर दीजिए, बघेलखंड के अलग कर दीजिए, और वो हो जाएगा, है ना। चलिए अगली बात करते हैं, भोपाल रियासत के बारे में तो दोस्त मोहम्मद से लेके और सिकंदरा बेगम तक आप आराम से लिख डालिए। बघेल रियासत के बारे में आपसे पूछ रहा है, बघेल डायनेस्टी में, तो भैया पूरी बघेल डायनेस्टी लिख डालिए, गहोरा से चालू करिए और लास्ट तक लिख डालिए। अगली बात करते हैं, भैया 5-7 पॉइंट लिखोगे तो खत्म हो जाएगा। अगली बात करते हैं, बड़ी क्वेश्चंस में बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। एक ऐसा घिसा पीटा क्वेश्चन है ये, मतलब अगर आप देखो तो 3 मार्कर थोड़े टफ दिए और 5 मार्कर और 11 मार्कर को इजी कर दिया। अब एमबीटी को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन है। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। भैया क्यों? क्योंकि दक्षिण की यात्रा के बाद ही तो सब कुछ खत्म हो गया था, दक्षिण विजय के बाद ही पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो गया। अब आर्य समाज मिशन के सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदान का विवरण करिए। दयानंद सरस्वती जी का योगदान कौन भूलेगा। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को रेखांकित करिए। तो भैया पूरा बाल गंगाधर तिलक को शिवाजी शिवरात्रि मनाने से लेके, गणेश चतुर्थी मनाने से लेके, जनता को एकत्रित करने से लेके, बंग भंग आंदोलन से लेकर आप यहाँ पर ले आइए होम रूल लीग तक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। नरम दल गरम दल को भी ला सकते हैं बीच में। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण करिए तो 1857 से लेके और एकदम 1947 तक, चावल आंदोलन तक पूरा होना चाहिए आपके पास, है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। ऐतिहासिक एक पेज में कर दीजिए, पर्यटन एक पेज में कर दीजिए, है ना, और 11 में से 9 ले जाइए, ये वाली बात है। बुंदेलखंड रियासत का विवरण देना है आपको भाई साहब, बुंदेलखंड रियासत का विवरण दे दीजिए, बुंदेला रियासत का विवरण, है ना, बहुत आसानी से। ओरछा जब से स्टार्ट हुआ, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला से स्टार्ट करिए, लास्ट तक खत्म कर दीजिए, छत्रसाल को भी बीच में ले आइए। होलकर वंश का विवरण दे दीजिए, 3 मार्कर में भी उधर पूछ लिया है मल्हार राव होलकर को, है ना, क्लियर। अब आते हैं ज्योग्राफी के अंदर। देखिए अब भूगोल की बात करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था, है ना।
भूगोल का एज कंपेयर, है ना। चलिए, भूकंप की तीव्रता सबको पता होगी। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें लिखा है इसके आविष्कार का वर्ष लिखें। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको यंत्र तो पता होगा पर आविष्कार का वर्ष इतनी आसानी से आपसे पता नहीं रहता कि भैया सिस्मोग्राफ को कब इन्वेंट किया गया। आपसे ऐसा पूछ ले तो भैया आपको तो पता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि भूकंप को सिर्फ एक से थोड़ी मापते हैं, दूसरा यंत्र भी तो हो सकता है ना। पर कोई बात नहीं, आप तो सिस्मोग्राफ से ही वो करें, इसको चाहे करें कि भैया इसी से हम नापते हैं। क्लियर हो गई बात। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसके इतिहास के अंदर ये सब आप याद करने जाओगे तो इतना आसानी से याद नहीं होता है ना। चलिए, कोई बात नहीं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये इसमें नया नया कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, इसलिए आपसे हो सकता है पूछ लिया हो सिस्मोग्राफ के बारे में, है ना। चलिए, अगली बात करते हैं, सैन जुआना नदी किस देश में होकर बहती है। भैया ऐसा है, होकर के तो एक ही देश में बहती है ये नदी सैन जुआना, है ना। चलिए, अब बात करते हैं सैन जुआना नदी की। तो सैन जुआना जो नदी है वो बेसिकली कोलाडेरा नदी जो है उसकी सहायक नदी है ये सैन जुआना। और ये कहाँ बहती है, तो यूनाइटेड स्टेट में बहती है ना। मैक्सिको और यहां से होकर बहती है ये नदी। हाँ, मैक्सिको में भी जाती है, न्यू मैक्सिको में, कोलोराडो में जाती है ना। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक नदी है और ये ट्रिब्यूटरी है भैया कोलोराडो नदी की, है ना, कोलोराडो नदी की। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है BW चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BW चिन्ह मैं बता रहा हूं 90% बच्चों से नहीं बना होगा, 99% बच्चों से। कोहेपगन ने क्लासिफिकेशन किया है MP के क्लाइमेट का, उसमें एक BW चिन्ह है, BW क्लासिफिकेशन है ना, वहां से इसको रिलेट किया है। अब चिनाब की प्रमुख सहायक नदियां आपसे बिल्कुल पूछ लेगा कि भैया ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब बताइए, और मेरे हिसाब से आपको चिनाब की ट्रिब्यूटरी पता होंगी। और आपको अगर नहीं पता है तो भैया एक सोचने वाली बात है कि थोड़ा सा पढ़ने की जो आवृत्ति है उसको बढ़ाइए, थोड़ा सा मैप से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैप से पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो आप पूरी तरीके से कर पाएंगे कि कौन कौन सी नदी हैं प्रमुख सहायक नदियां, है ना। चलिए, कौन कौन सी हैं, सोहल है, थिरोट है, भूट है, नाला है, ठीक है, मरुसूदर है, ये सारी नदियां हैं चिनाब की सहायक नदी। चलिए, अगली बात करते हैं, करेबा। MPPSC के पुराने पेपर देखे होंगे, करेबा का विवरण है, 2018 या 19 में आया था प्री के अंदर करेबा। नीली क्रांति बहुत ज्यादा चर्चा में है ना। और झींगा मछली की हेचरी बालाघाट में है ना, ये आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पे भारत में किसे झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नीली क्रांति बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय, कम से कम 10 आर्टिकल आ चुके होंगे पिछले एक महीने के पेपर में नीली क्रांति पर। अगला आते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी किस स्थान पर एक दूसरे के सबसे नजदीक है। भैया ये क्वेश्चन ऐसा है कि ब्रह्मा जी को भी नहीं पता होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अब एकदम एग्जैक्टली अपन मैप देखें तब तो बता पाए। यहाँ पे जितने लोग एग्जाम देने गए होंगे उन्होंने कहीं नहीं पढ़ा होगा, पर जहां तक मुझे लगता है जब ये अपने मुहाने में पहुंचती हैं तो वहां सबसे करीब होती हैं, मुहाने में इन द सेंस माउथ में। और ये मेरे को लगता है गल्फ ऑफ खंभात के पास है, जितना मैप देखने से मुझे समझ में आ रहा, मैं एग्जैक्टली दावा नहीं कर रहा हूं इस बात का। मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट, ये आपको पता ही होगा, कोई बात ही। आइए अपन बात करते हैं, तो स्थानांतरित कृषि की बात करेंगे यहाँ पर। तो भैया मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो स्थानांतरित कृषि करती हैं, आप लोगों को पता होगा। इसमें बैगा सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये आपको पता होगा, तो ये आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद भील भी आती है, उसके बाद कोरकू भी करती है। वर्षा जल संग्रहण का रोज आर्टिकल आता है, पता होना चाहिए। इंदौर के अंदर वाटर शेड मैनेजमेंट की बात बहुत ज्यादा चल रही है। वाईजैक गैस रिसाव, अब आपको पता हो जब तो कि वाईजैक किसे कहते हैं, विशाखापत्तनम को कहते हैं। और आपको पता है कि कुछ ही दिनों पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2018 की घटना है या 19 की, जब विशाखापत्तनम में क्या हुआ, गैस रिसाव हुआ, है ना। और ये वाईजैक गैस रिसाव बहुत बड़ी घटना बन गई थी, है ना। तो वाईजैक गैस रिसाव आपको पता होना चाहिए, है ना। वाईजैक गैस लीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 की घटना है ये, मैं आपको 18-19 गलती से बोल गया। वाईजैक गैस रिसाव जो घटना है वो 7 मई 2020 की है, कोरोना काल की, है ना। और ये विशाखापत्तनम में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था ये।
यहाँ एलजी पॉलीमर की केमिकल प्लांट था, वहां पर गैस लीक हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में इतनी सी बात बता दीजिए कि कौन सी गैस लीक हुई थी। कम से कम इसी बहाने आप ये भी देख लेंगे कि वाईजैक को ही विशाखापत्तनम कहते हैं, उसी को विशाखापत्तनम के नाम से जाना जाता है। किसे? वाईजैक को। अब इतना आपको पता होता तो शायद आप ये कर पाते, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगली बात करते हैं, एम्फान तूफान बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो आप लोगों को पता होगा। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक तो सिलेबस में है, और दूसरा यूक्रेन रशिया वॉर के कारण बहुत सारे डिजास्टर चर्चा में भी है ना। अब अगली बात करते हैं, सूर्य तुल्य की उपग्रह, सबको पता है सन सिंक्रोनस, सूर्य के सापेक्ष जो रहते हैं, है ना। और ये नई, एक तरीके से नया, आप समझ लीजिए कि नया उपग्रह क्षेत्र बना है ये, है ना, और एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। अगली बात करते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली की, जीआईएस सिस्टम की, पूरा टॉपिक ही है मेंस के अंदर। आपको इसके मॉडल आंसर चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। और क्विक बोर्ड, ये आपको जरूर नहीं पता होगा, क्विक बोर्ड क्या है भैया। क्विक बोर्ड उपग्रह जो है, जब आपको सिलेबस में ही है आपसे कि भैया क्विक बोर्ड आपसे पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है क्विक बोर्ड? क्योंकि सैटेलाइट्स पूरा सिलेबस में ही है, उपग्रह में यूनिट वाइज इन्होंने सब कुछ पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यूनिट वाइज ना हो, है ना। और क्विक बोर्ड जो है वो एक हाई रिजोल्यूशन कॉमर्शियल सैटेलाइट है ना। डिजिटल ग्लोब नामक कंपनी है, उसने 2001 में इसको लॉन्च किया था, है ना। और ये एरोस्पेस बहुत ज्यादा चर्चा में है ना, कौन सी? अपने एरोस्पेस, अपने एलन मस्क वाली, वो, है ना। अब अगले है मेंस 5 मार्कर के अंदर, अपक्षय के 3 प्रकार क्या हैं ये बताना है, उनकी व्याख्या करनी है। आप आराम से बता दोगे यार, है ना। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग आराम से बता दोगे ना, 3 कारक क्या क्या है वेदरिंग के। अगला है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु के बारे में आपको बताना है, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट के बारे में, उसकी विशेषताएं आसानी से हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी की प्रक्रिया क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं, भारत में हुगली बेसिन में जूट मिलों का केंद्रीकरण क्यों है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, हुगली बेसिन में ही जूट मिल क्यों मिलती हैं। अब भैया आप लोग ढंग से ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ना चालू करिए, धीरे धीरे मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश की वन संपदा की मुख्य विशेषता, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की इंपॉर्टेंट विशेषता, सागौन तो देखिए चर्चा में है ही, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एक, है ना, मेंस की एग्जामिनेशन को लेके। मध्य प्रदेश में कोयला संसाधन का भौगोलिक वितरण सबसे बन जाएगा, मैप बना के बढ़िया आराम से कर दीजिए, ठीक है। अगला क्या है, भौम जल, ग्राउंड वाटर के में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको बताना है। तो भैया ध्यान रखिए कि भैया कि कैसे रिस के लेड अंदर जाता है, कैसे सीसा जाता है ना, कैसे अमोनिया जाता है और वो प्रदूषित करता है जल को। प्रौद्योगिकी आपदा के प्रमुख उदाहरण देना है अपने को। भैया देखो, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर जो होता है, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर यूक्रेन रशिया वॉर दिख ही रहा है आपको। अंकीय प्रतिबिंब क्या होता है, डिजिटल इमेज क्या होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखिए, जो यूनिट जहां पर है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। और अगला है क्या है, स्थानीय आंकड़े बताना है ना भैया, कैसे हम कहाँ के डाटा को कैसे एकत्रित करते हैं, यहाँ पे ये बताना है। 5 मार्कर के अंदर आराम से कर लेंगे। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और विशेषता बतानी है, या पवनों के प्रमुख प्रकार बताने हैं। ल्यूसेंट से ही कवर हो जाएगी तो, बट ध्यान रखिएगा आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए ज्योग्राफी की। अगली बात करते हैं, कोपेन और थॉर्नबेट के अनुसार भारत की जलवायु क्षेत्रों को में किस प्रकार से बांटा है। ये कोपेन और बर्थनवेट, इससे एक प्री में क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लिख लो मेरे से, और मेंस, नेक्स्ट मेंस में भी आएगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति पर विवेचना देना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। इंडियन मानसून को कितना अच्छा आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, ITCZ से लेके और हेडली सेल से लेके वॉकर सेल। फिर मध्य प्रदेश में कपास के भंडारण और उत्पादन का विवरण देना है भैया, है आराम से निमाड़ को एक्सप्लेन कर दो। मालवा के पठार की भू आकृति का विवरण देना है, बढ़िया 20 पॉइंट लिख के आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। जल प्रदूषण में नियंत्रण के उपाय, बहुत छोटा सा बच्चे से पूछोगे तो बता देगा। आपदा निवारण क्या है ये भी आपसे पता होना चाहिए। सुदूर संवेदन के सिद्धांत को समझाना है, या तो भैया क्या है, जीपीएस सिस्टम को बताना है कि भैया जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है। ये अमेरिका का सिस्टम है, इसमें कितने सैटेलाइट लगी हुई हैं, तो भैया 24 सैटेलाइट लगी हुई हैं, उसके बारे में पूरा पूरा बता दो, है ना। तो ये पूरा हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो ये पूरा पेपर था,
मैंने पेपर में एक मोटा मोटा आपको बताया है। आपको लगे कि सर इसके मॉडल आंसर दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपके सामने पूरा मॉडल आंसर लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।